वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जियोग्राफी का टॉपिक करने जा रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ। इसमें हम आज भूकंप करने जा रहे हैं। भूकंप मीन्स भूमि का कंपना। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, जिसको भूकंप विज्ञान भी कहा जाता है। धरातल पर कंपन को प्रज्ञात कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी के अंदर भूकंप है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भूकंप है, लेकिन इसमें जो कंपन होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रघात। उसको क्या कहा जाता है? प्रघात कहा जाता है। उसके बाद में देखो, भूकंप के मूल स्थल को उद्केंद्र। जैसे ये पृथ्वी में यहाँ पे भूकंप कहीं भी आ गया, उसमें जो मूल स्थल है उसको तो उद्केंद्र कहा जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे भूकंप आया तो इसका ऊपर जो धरातल पे मूल केंद्र है उसको क्या कहेंगे? उसे अधिकेंद्र कहेंगे। उद्केंद्र इसको, जो यहाँ पे है उसको तो केंद्र, लेकिन जो ऊपर है धरातल पे उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अधिकेंद्र। यंत्र जो भूकंप को मापने वाला यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाएगा। सिस्मोग्राफ जॉन मिलने ने बनाया था। ये प्रयास्त प्रतिक्षेप सिद्धांत है जो डॉक्टर MS रीड द्वारा दिया गया है। जो सबसे अधिक ज्वालामुखी या भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं जो प्रशांत महासागर में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के तट के साथ साथ ही सक्रिय है, जिसके कारण इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं? अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और जो भूकंप से हानि होती है उसे मर्कली पैमाने द्वारा मापा जाता है। मर्कली पैमाना मर्कली ने बनाया था। मर्कली नामक भूगोलवेत्ता था, उसने ही बनाया था 1902 में। 1931 में उसे न्यूमैन एववुड ने संशोधित किया, तो उसे संशोधित मर्कली पैमाना कहा जाता है, या मॉडिफाइड मर्कली पैमाना स्केल, मॉडिफाइड मर्कली स्केल कहा जाता है। और जो भूकंप को की तीव्रता मापता है उस यंत्र को सिस्मोग्राफी या भूकंप मापी यंत्र बोला जाता है। भूकंपों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, गहराई के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। गहराई के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। गहराई के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है, उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप। उथले भूकंप तो वो होते हैं जो ऊपर आते हैं, धरती के ऊपर 0 से 7 किलोमीटर तक। 0 से 7 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। इसको उथले भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। मध्यवर्ती भूकंप थोड़े अंदर होते हैं। गहरे भूकंप जो बिल्कुल पातालीय भूकंप होते हैं, ये न्यूनतम आते हैं। सर्वाधिक आते हैं उथले भूकंप और न्यूनतम आते हैं गहरे भूकंप। और उत्पत्ति के आधार पर भूकंप 2 प्रकार से होते हैं। प्राकृतिक तो सब जानते हैं, जो प्रकृति के द्वारा भूकंप होते हैं। कृत्रिम जो मानव क्रियाओं द्वारा, मानव की भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी उठपटांग गिरी होती है जिससे भूकंप आ जाते हैं। जैसे उत्खनन करते हैं, जो भी ऐसे जो क्रियाएं हैं, बहुत रासायनिक क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिससे कि कृत्रिम भूकंप आते हैं। मानव की, जैसे कि हमारी वजह से जो भूकंप आते हैं उसे कृत्रिम भूकंप कहते हैं। और जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से कोई अंदर घटनाएं हुई है उसके तहत जो भूकंप आते हैं उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, P, S और L। P तरंगें होती है जो प्राइमरी और पुश तरंगें, जिसे प्रारंभिक तरंगें भी कहा जाता है। ये जो P तरंगें होती है, P तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में से होकर गुजरती है, और इसकी स्पीड 8 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड 8 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। ये क्या करती है? आगे कभी पीछे ऐसे धक्का देती हुई चलती है, कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है, जिगजैग टाइप। इसमें द्वितीय तरंगे और ये या गौण तरंगे, एस वेव्स, ये कौन सी होती है? एस वेव्स। इसे द्वितीय तरंगे। पी तरंगे कौन सी है? प्रारंभिक तरंगे। एस तरंगे कौन सी है? द्वितीय तरंगे। इसकी होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह केवल ठोस में। पी तरंगे कहाँ से गुजरती थी? पी तरंगे ठोस में, गैस में और द्रव में, ये तीनों में गुजरती थी। और एस तरंगे हैं जो एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस में गुजरती है। इन दोनों का ये डिफरेंस है।
और इसका 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऊपर से नीचे आड़े तिरछे धक्का देती हुई चलती है। पी से ज़्यादा खतरनाक है, पी एस से कम है, पी एस से कम खतरनाक है, और एस है जो वो पी से ज़्यादा खतरनाक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एल तरंगे क्या रंग दिखाती है अपने, धरातलीय या दीर्घ तरंगे। एल तरंगों को क्या कहा जाता है, धरातलीय या दीर्घ तरंगे, एल वेव्स। लॉन्ग सरफेस भी कहा जाता है इसे। इसकी गति कितनी होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। वेग इसका सबसे कम होता है, कंपन सर्वाधिक। वेग सबसे कम, कंपन सर्वाधिक, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी। धरातलीय या दीर्घ तरंगे एल वेव्स है जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। सबसे कम विनाशकारी पी, उससे ज़्यादा एस, और सबसे ज़्यादा एल। उसके बाद में सुनामी, इसमें टी साइलेंट है, TSUNAMI, सुनामी। ये जापानी भाषा का शब्द है। TSU और NAMI नामी। त्सु का मतलब है समुद्र और नामी का मतलब है लहरें। सुनामी एक समुद्री हवा है जो बड़े पैमाने पर समुद्री पानी में हलचल पैदा करती है। सुनामी का कारण, अधिकांश सुनामियों का कारण भूकंप होता है। प्रशांत महासागर इससे अधिक प्रभावित है। 68% भूकंप सुनामी की वजह से 68% भूकंप प्रशांत महासागर पर आते हैं, और सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर पे। प्रशांत महासागर पे जो तटीय देश हैं उन्होंने एक संस्था बनाई है कि भूकंप से पूर्व जब भूकंप आना हो तब वो जो गठन किया है सदस्य देश है, 26 सदस्य देश है उसके, PTWS ने जो गठन किया है उसमें है कि जब भूकंप आए उससे पहले सबको अवगत करा दे, वार्निंग दे दे। वार्निंग सिस्टम, सुनामी वार्निंग सिस्टम, पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम, PTWS। 1949 में 26 देशों ने मिलकर इसका गठन किया। उसके बाद में आता है ज्वालामुखी भूपटल पर एक गहरा छिद्र या दरार है जिसके भूगर्भ की उष्ण गैसें, तरल लावा, ठोस शिलाखंड, कंकर, पत्थर, रास व गैसें बाहर निकलती हैं। अब ज्वालामुखी आने का क्या कारण है? भूगर्भ से अत्यधिक ताप का होना। अगर भूगर्भ में अत्यधिक ताप होगा तो वो पिघलता हुआ बाहर निकलेगा, ये उसका मेन कारण है। साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ज्वालामुखी से निस्तृप्त जो पदार्थ निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? गैसें, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ। ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से, क्रियाशीलता के आधार पर और उद्गार के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर मतलब ज्वालामुखी किस किस प्रकार की होती है? सक्रिय होते हैं, कोई विलुप्त होते हैं, कोई प्रसुप्त होते हैं। और उद्गार के आधार पे केंद्रीय उद्गार और दरार वाले। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले और दरार वाले। सीधे दरारें आई तो ज्वालामुखी से लावा वगैरह निकला। क्रियाशीलता के आधार पर सक्रिय, प्रसुप्त और विलुप्त, 3 प्रकार की। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी होती है? पहले क्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं। क्रियाशीलता में सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं एक्टिव वोल्केनियंस। एक्टिव वोल्केनियंस क्या होते हैं? इसमें विस्फोट व उद्भेदन होता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी में कभी भी विस्फोट हो जाएगा, कभी भी उद्भेदन होता रहता है। और जैसे उदाहरण के लिए इटली का एंटेना जो सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप का मोनोलोआ वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। सिसिली का स्ट्रॉम वैली प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। जो सिसिली का स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी है वो उसमें से ऐसे निकलती रहती है, आग निकलती रहती है ऐसे ऊपर की तरफ, और ये उसमें कभी भी ऐसे शांत नहीं होता है। भूमध्य सागर में अब देखो महासागर, अभी ये सागर है तो सागर में ये
जो सिसली द्वीप है, सिसली द्वीप पर ये निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे इधर से कोई भी यातायात जाता है समुद्री मार्ग से, तो ऐसे वो दिखेगा नहीं ऐसे। तो अगर वो सक्रिय ज्वालामुखी है, उस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसीलिए उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये दूर से दिख जाता है। दूर से दिख जाने के कारण भूमध्य सागर का स्तंभ प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ताकि उसमें कोई भी जहाज वगैरह जो है जाते हैं, समुद्री जलयान होते हैं, वो उसमें लगे ना, उनको हानि ना हो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इतना सक्रिय है ये स्टोर्म वैली की इसको प्रकाश स्तंभ की उपाधि दी गई है। इसके बाद आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी दीर्घकालीन, देखो दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हो, प्रसुप्त यानी कि ना तो ये जग रहे हैं, मतलब ना तो ये सक्रिय है और ना ही ये विलुप्त है, ये प्रसुप्त है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। जापान का फ्यूजियामा, जैसे इसमें जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ। इंडोनेशिया का क्राकोटोआ विलुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद में विलुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी में वो होते हैं कि इसके मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में क्रेटर झील में बदल जाता है। विलुप्त ज्वालामुखी जो पहले तो कभी सक्रिय थे, लेकिन ना तो अभी उसमें कोई चांस नहीं है ज्वालामुखी उद्गार के, तो इसका क्या होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है, यहाँ पे पहले ज्वालामुखी था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे जल यानी कि पानी भर गया। पानी भरने के कारण उसके इस मुख को क्या कहा जाता है, जैसे ये बन गया, ये ज्वालामुखी था कभी, इसमें अब पानी भर गया है, जैसे उसको जब पानी भर जाए उसको क्या कहते हैं, झील कहते हैं, वो क्रेटर झील होती है। ज्वालामुखी हमेशा कहाँ पे आते हैं, ऐसे ही तो आते हैं ना, पर्वत वगैरह या कोई भी तट है ज़मीन पे ऐसे। तो यहाँ पे जो खाली जगह पे होती है, जहाँ पे पानी भर जाता है, उसको क्रेटर झील कहते हैं। पानी भरने के बाद जो क्रेटर झील होती है, वो ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी की जगह बची हुई होती है ना बाद में, उसको क्रेटर झील बोला जाता है। अफ्रीका का किलिमंजारो इसका उदाहरण है। अफ्रीका का किलिमंजारो जो है ना, वो विलुप्त ज्वालामुखी है। अब देखो उद्गार के आधार पे, उद्गार के आधार पे जो केंद्रीय उद्गार होता है और एक दरार वाला उद्गार होता है। केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार, दो तरीके से थे उद्गार वाले ज्वालामुखी। और केंद्रीय उद्गार वाले में हवाई तुल्य ज्वालामुखी उद्गार। हवाई तुल्य ज्वालामुखी ऐसे है कि जैसे केंद्र में उद्गार है, उसमें जैसे ज्वालामुखी है, यहाँ से निरंतर वो लावा निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, आग निकल रही है, गोले बरस रहे हैं आग के, ऐसे निकल रहे हैं। तो हवाई द्वीप के जो लोग हैं, वो आग निकलती है उसको क्या कहते हैं, पीली देवी। और जो उसकी लपटें हैं ऐसे बालों की तरह उड़ रही हैं, दूर दूर जाती है, तो वो क्या कहते हैं, वो लोग हवाई द्वीप के जो लोग हैं, वो पीली देवी के उसको केश मानते, केश मतलब बाल मानते हैं, तो इसीलिए उसको पीली देवी के नाम से जानते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी ये वाला है। उसके बाद में स्टोर्म वैली। स्टोर्म वैली भी उद्गार के आधार पे है। उद्गार के आधार पे तभी तो क्रेटर झील वाली ना, तो उद्गार के आधार उद्गार होता है उसमें स्टोर्म वैली में, तभी वो भूमध्य सागर का जो सिसली द्वीप के उत्तर में स्थित है, लिपारी द्वीप समूह के स्टोर्म वैली ज्वालामुखी पाया जाता है। वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, हमने अभी अभी पढ़ा है। स्टोर्म वैली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि स्टोर्म वैली तुल्य एक उसका तो नेम है स्टोर्म वैली, लेकिन ऐसे ही हर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। जो स्टोर्म वैली ज्वालामुखी एक इसका उदाहरण है, भूमध्य सागर के सिसली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप समूह के, सिसली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप समूह में स्टोर्म वैली ज्वालामुखी में पाया जाता है ये उद्गार। और ये स्टोर्म वैली क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। अब वल्केलियन, वल्केलियन तुल्य विस्फोट के बाद राख गैसों का उठता बादल। वल्केलियन तुल्य में विस्फोट के बाद राख व गैसों का उठता बादल, जो ऐसे फूल गोभी की तरह ऐसे बन जाते हैं, ऐसे गुब्बारे से उड़ता है, धुएं हवा में उड़ता है, तो उसको क्या कहता है, वल्केलियन। फूल गोभी जैसा लगता है, ऊपर जाता है तो। विषुवतीय तुल्य,
सबसे अधिक विनाशकारी यही होता है, सबसे अधिक विनाशकारी। नोई अर्डेंट का निर्माण इसकी मुख्य विशेषता है। फिर आगे दरारी उद्गार वाले पंख ज्वालामुखी। कैस्पियन सागर के निकट वाकोतील क्षेत्र में स्थित बॉग पंख ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। ज्वालामुखियों का वितरण ज्वालामुखी समुद्र के निकट अधिकतम होते हैं, समुद्र के निकट ज़्यादा होते हैं, नवीन वलित क्षेत्रों में होते हैं। नवीन वलित पर्वत क्षेत्र है उसमें ज़्यादा होते हैं। आज तक इसकी कुल संख्या 522 है। प्रशांत महासागरीय पेटी, इसमें 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व के 75% ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में है। 80 से 90% भूकंप यहाँ आते हैं। 80 से 90% भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आती हैं। मध्य विश्व पेटी 3rd नंबर पे आती है। अफ्रीकन रिफ्ट घाटी। अफ्रीकन रिफ्ट घाटी में सबसे क्रियाशील कैमरून पर्वत है। ज्वालामुखी सबसे अधिक इंडोनेशिया। ज्वालामुखी कहाँ पे? सबसे अधिक इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे ऊंचा 5897 मीटर सक्रिय ज्वालामुखी इक्वाडोर कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी कौन सा है? इक्वाडोर कोटोपैक्सी इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे ऊंचा ओंजेल डेल सेल्डिया अर्जेंटीना में। ये क्या है? ये तो सक्रिय है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय है, लेकिन ये वैसे ही है सबसे ऊंचा। सक्रिय की बात की जाए तो इक्वाडोर कोटोपैक्सी, वैसे ऊंचे की बात की जाए तो डेल सेल्डो अर्जेंटीना चिली में। विलुप्त हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा और विलुप्त कैरो एकाकागुआ चिली में है। मृत ज्वालामुखी एकाकागुआ चिली में। सबसे छोटा और जागृत ज्वालामुखी माउंट ताल फिलीपींस में। सर्वाधिक विस्तृत माउंट लोआ हवाई द्वीप में। भूसंकलन, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भूसंकलन। भूसंकलन क्या होता है? भूसंकलन जमीन का खिसकना एक प्राकृतिक आपदा है। इसका उपाय क्या है? वनस्पतिक आवरण में वृद्धि। उसके बाद आता है ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा समुद्री जल का समुद्र का स्तर एक दिन में दो बार 12 घंटे 26 मिनट में ऊंचा उठता है व नीचे गिरता है। ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। अधिकतम उच्च अक्षांशों में होता है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार समुद्री जल का स्तर दिन में 2 बार 12 घंटे 26 मिनट में ऊंचा उठता है और नीचे गिरता है। ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। हर रोज ये इसका टाइमिंग बदलता रहता है कि 26 मिनट। जैसे आज हमारी पृथ्वी यहाँ पे है और चंद्रमा यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आया, उसके बाद में दूसरे दिन शाम को यहाँ पे आ गया ज्वार भाटा, यहाँ पे आया। लेकिन दूसरे दिन हमारी पृथ्वी की क्रिया और चंद्रमा की भी तो घूर्णन गति होती है, तो ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना 52 मिनट का अंतर हो जाता है। हर दिन 52 मिनट का अंतर होता है फिर इसमें।